प्रिय व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय इतिहास। प्रश्न 1, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ऑप्शन ए कामसूत्र, ऑप्शन बी मानव धर्म शास्त्र, ऑप्शन सी शुक्र नीतिसार, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्राचीन भारत में कैथोलिक द्वारा रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन ए गंधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी मगध। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। मगध ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था। मगध का भौगोलिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से उत्तरोत्तर विकास हुआ। हर्यक वंश के महत्वाकांक्षी शासकों तथा लोहे की उपस्थिति ने इसे और शक्तिशाली बना दिया। प्रश्न 3, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी अमीर खुर्शो, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी अबुल फजल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। मुगल काल के लेखक व विद्वान अबुल फजल की रचनाओं में अमेरिका की खोज का उल्लेख मिलता है। यह अकबर का समकालीन था। प्रश्न 4, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, ऑप्शन बी मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, ऑप्शन सी संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, ऑप्शन डी सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। कांधार उत्तर पश्चिमी सीमा पर आर्थिक और सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से मुगल साम्राज्य के लिए अति महत्वपूर्ण था। 1638 ईस्वी में अली मर्दन ने कांधार को शाहजहां के हाथों सौंप दिया, परंतु 1649 ईस्वी में अल्बास द्वितीय ने मुगलों से कांधार छीन लिया। प्रश्न 5, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का कहा जाता था? ऑप्शन ए कालीकाट, ऑप्शन बी भरूच, ऑप्शन सी कैनबे, ऑप्शन डी सूरत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था। प्रश्न 6, कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। वे बिहार के जगदीशपुर के स्थानीय जमींदार थे। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का केंद्र एवं नेता इस प्रकार हैं: झांसी रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर कुंवर सिंह, लखनऊ बेगम हजरत महल। चित्तौड़ 1857 ईस्वी के विद्रोह से अछूता रहा था। प्रश्न 8, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? ऑप्शन ए कमल और रोटी, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी रुमाल, ऑप्शन डी 2 तलवारें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था और इस प्रकार यह सुनियोजित विद्रोह था, जबकि अधिकांश इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं। प्रश्न 9, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए 1858 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1876 ईस्वी में,
ऑप्शन सी 1877 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1885 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1857 ईस्वी के महासंग्राम के बाद 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी बना दिया गया। 1857 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने महारानी को केसर-ए-हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया। प्रश्न 10, किसने कहा था कि 1857 ईस्वी की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ऑप्शन ए डॉक्टर एस.एन. सेन, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं / उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में प्रस्तुत कथन को लिखा है। 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। सामान्य भूगोल एवं पर्यावरण। प्रश्न 1, पेनाइन, अपलेशियन और अरावली उदाहरण है? ऑप्शन ए युवा पर्वत श्रृंखला के, ऑप्शन बी पुरानी पर्वत श्रृंखला के, ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत श्रृंखला के, ऑप्शन डी फोल्ड पर्वत श्रृंखला के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। यूरोप का पेनाइन, अमेरिका का अपलेशियन और भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। प्रश्न 2, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी तिब्बत, ऑप्शन डी नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित वलित या मोड़दार पर्वत है जिसमें विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत की माउंट एवरेस्ट नामक चोटी विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी है। लगभग 8,848 मीटर ऊंची यह चोटी नेपाल में स्थित है। भारतीय हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन आस्टिन या K2 है। जम्मू कश्मीर में स्थित इस चोटी की ऊंचाई 8,611 मीटर है। भारतीय हिमालय के अन्य ऊंचे पर्वत शिखर नंगा पर्वत, कंचनजंगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि हैं। प्रश्न 3, हाइट पर्वत पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी नॉर्वे में, ऑप्शन सी रूस में, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। हाइट, ओलिम्पस, अयास, अडिसोनडाक, एल्यूसियन और ग्रीन पर्वत यूएसए में स्थित है। प्रश्न 4, फिजी द्वीप अवस्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी अरब सागर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। फिजी द्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके नजदीकी पड़ोसी राष्ट्रों में पश्चिम में वनुआतु, पूर्व में टोंगा और उत्तर में तुवालू है। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए बोर्नियो, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी मेडागास्कर, ऑप्शन डी सुमात्रा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं / उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 6, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन डी सिक्किम में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। इसी दर्रे के माध्यम से भारत एवं चीन के मध्य व्यापार संचालित होता है। भारत और चीन युद्ध के बाद से इसे बंद कर दिया गया। भारत चीन मैत्री वर्ष 2006 की जुलाई माह में 44 वर्षों बाद फिर से इसे खोल दिया गया है। प्रश्न 7, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है?
ऑप्शन ए शिपकीला, ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी बराला चाला, ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं / उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। जवाहर सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के रामबन जिले के बनिहाल दर्रे में स्थित है। 3.75 किलोमीटर लंबी यह सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। प्रश्न 8, लिपू लेक दर्रा स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ई पश्चिम घाट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। जम्मू कश्मीर में जो जिला एवं बनिहाल दर्रा, हिमाचल में रोहतांग दर्रा तथा पश्चिमी घाट में पालघाट दर्रा प्रमुख है। प्रश्न 9, मॉनसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई। ऑप्शन ए अरबी भाषा से, ऑप्शन बी स्पेनिश से, ऑप्शन सी हिंदी से, ऑप्शन डी अनगल भाषा से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अंग्रेजी शब्द मॉनसून पुर्तगाली शब्द मॉनसोआ से निकला है, जिसका मूल उद्गम अरबी भाषा के शब्द मौसम से आया है। मॉनसून हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में वर्षा कराती है। प्रश्न 10, तमिलनाडु में मॉनसून के सामान्य महीने कौन से हैं? ऑप्शन ए मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी जून जुलाई, ऑप्शन सी सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन डी नवंबर दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। तमिलनाडु में वर्षा लौटते मॉनसून से नवंबर दिसंबर माह में होती है, अतः तमिलनाडु में मॉनसून के सामान्य महीने नवंबर दिसंबर है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं थे? ऑप्शन ए के सुंदरम, ऑप्शन बी GS ढिल्लो, ऑप्शन सी बलिराम भगत, ऑप्शन डी हुकुम सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न में उल्लेखित व्यक्तियों में से कल्याण वैद्यनाथन कुट्टूर सुंदरम यानी के सुंदरम कभी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे थे। वह भारतीय प्रशासनिक अधिकारी थे। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून सचिव और भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। उन्होंने सन 1968 से 1971 की अवधि के लिए भारत के 5वें कानून आयोग की भी अध्यक्षता की। वह श्वेत पत्र के मुख्य लेखक थे, जिसका उपयोग स्वतंत्रता के बाद भाषाई रेखाओं के साथ खींचे गए राज्यों में भारत के गठन का मार्गदर्शन करने के लिए किया गया था। अन्य सभी व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे हैं। GS ढिल्लो वर्ष 1967 से 1971 तक, बलिराम भगत वर्ष 1976 से 1977 तक और हुकुम सिंह वर्ष 1962 से 1967 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। प्रश्न 2, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ऑप्शन बी GV मावलंकर, ऑप्शन सी KM मुंशी, ऑप्शन डी UN ढैबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। गणेश वासुदेव मावलंकर भारतीय लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल वर्ष 1952 से 1956 तक था। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संसद के सदस्यों में से ही 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों व विशेष अधिकारों का अभिभावक भी होता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। उसे सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का भी अधिकार होता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कच्छ, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लाख है। लाख लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तरी भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य के
6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। लाख लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1,73,266.37 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। लाख लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 1.59 लाख है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मलकाजगिरी है। मलकाजगिरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य के 17 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। प्रश्न 4, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत की संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका का महत्वपूर्ण स्थान है। न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय विराजमान है, जिसके निर्णय देश की समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। उच्चतम न्यायालय अपील न्यायालय भी है एवं संविधान का संरक्षक भी। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अत्यधिक व्यापक शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के द्वारा ही उसे संविधान का रक्षक होने का दायित्व सौंपा गया है। प्रश्न 5, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री का कैबिनेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति तथा दोनों की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करेगा। प्रश्न 6, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? ऑप्शन ए सन 1950 में संसद में एक अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, ऑप्शन सी भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन, ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारित और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। ऐसे विधान के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायमूर्ति और 30 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश समेत 34 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है। प्रश्न 7, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 6ठी अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। केंद्र व राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 के अंतर्गत किया गया है। करारोपण के संदर्भ में अनुसूची 7 के अंतर्गत संघ एवं राज्य का बंटवारा किया गया है। कराधान के बारे में अवशिष्ट शक्ति संसद के पास है। संघ व राज्यों की विधायी संबंधों का संचालन उन 3 सूचियों के आधार पर होता है, जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची नाम दिया गया है। इन सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। प्रश्न 8, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी रेलवे पुलिस, ऑप्शन डी वन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख किया गया है। संघ सूची की प्रविष्टि 2 का के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुलिस अर्थात रेल और ग्राम पुलिस राज्य सूची का विषय है, किंतु रेल संघ सूची का विषय है। ध्यातव्य है कि संघ सूची की प्रविष्टि 2 का इस प्रकार है: संघ किसी सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल या उसकी किसी टुकड़ी या इकाई का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभियोजन। ऐसे अभियोजन के समय ऐसे बलों के सदस्यों की शक्ति, अधिकारिता, विशेष अधिकार और दायित्व विद्युत, शिक्षा और वन समवर्ती सूची के विषय है। प्रश्न 9, सरकारिया कमीशन का गठन। ऑप्शन ए राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु, ऑप्शन बी केंद्र व राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु, ऑप्शन सी सार्वजनिक संस्थानों के कार्य प्रणाली के परीक्षण हेतु, ऑप्शन डी राज्यों के पानी संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। सहकारिता आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा जून 1983 में किया गया था। इसका निर्माण केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए किया गया था। प्रश्न 10, अंतर्राष्ट्रीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। ऑप्शन ए संवैधानिक प्रावधान, ऑप्शन बी संसदीय कानून, ऑप्शन सी योजना आयोग की अनुशंसा, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने का संवैधानिक अधिकार है। सरकारिया आयोग ने एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी, जिसने अनु 263 के खंड खा और गा में बताए गए कर्तव्य सौंपे जाएं। अप्रैल 1990 में इस परिषद की स्थापना की गई। इसमें संघ के 6 मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास। प्रश्न 1, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है, ऑप्शन ए कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, ऑप्शन बी ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन सी ब्याज की दर में कमी हो जाएगी, ऑप्शन डी आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। मुद्रा की स्थिति में कोई परिवर्तन ना होने के बाद भी यदि मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है तो बैंक अपनी ऋण ब्याज दर में वृद्धि करते हैं और इससे कीमत स्तर में गिरावट होती है। प्रश्न 2, भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर के संबंध में, ऑप्शन बी ब्रिटिश पाउंड के संबंध में, ऑप्शन सी कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदल जाती है, अर्थात एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की प्राप्त होने वाली मुद्रा की संख्या ही विनिमय दर कहलाती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए मुद्रा की मात्रा, ऑप्शन बी मूल्य स्थिरता, ऑप्शन सी बचत दर, ऑप्शन डी संसाधनों का उपयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किसी विकास करती हुई अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक मापों को व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि उन आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कि समृद्धि लाती है। इसके लिए उत्पादन की तकनीकों में, सामाजिक विभागों तथा संस्थाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना है क्योंकि इसमें आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से आर्थिक विकास एक निम्न अवस्था है। आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से कीमत की स्थिरता, बचत दर, संसाधनों का इष्टतम उपयोग महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न 4, सामान्य रूप में मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। ऑप्शन ए मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, ऑप्शन बी निजी बैंकों का नियंत्रण करना, ऑप्शन सी शेयर बाजार का नियंत्रण करना, ऑप्शन डी बहुमूल्य धातु बाजार का नियंत्रण करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अर्थव्यवस्था में मुद्रा नीति का विशेष स्थान है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉनसन के अनुसार मुद्रास्फीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखना है। भारत में रिजर्व बैंक वर्ष में एक बार अपनी मुद्रा नीति जारी करता है। प्रश्न 5, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। ऑप्शन ए रुपए नोटों का सोने में परिवर्तित होने में सक्षम होना, ऑप्शन बी रुपए तथा अन्य मुख्य मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, ऑप्शन सी बाजार की ताकतों द्वारा रुपए का मूल्य तय किए जाने की अनुमति देना, ऑप्शन डी भारत में मुद्राओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 19 अगस्त 1994 को भारतीय मुद्रा रुपए को
भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देन के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। प्रश्न 6, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। ऑप्शन ए CRR और SLR को कम करना, ऑप्शन बी बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ऑप्शन सी बाजार दर का अविनियमन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश एवं ब्याज दर का अविनियमन भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, अतः उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न 7, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए भूमि कर, ऑप्शन बी कृषि आय कर, ऑप्शन सी आयात कर, ऑप्शन डी बिक्री कर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 8, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन बी उत्पाद कर, ऑप्शन सी बिक्री कर, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष कर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत उत्पाद कर है। यह कर अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। अप्रत्यक्ष कर में कर भार का विवर्तन किया जा सकता है, अतः अप्रत्यक्ष कर में करापात एक व्यक्ति पर होता है तो कराघात दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष कर का भुगतान एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है और उसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को वहन करना पड़ता है। निम्न करों को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है: उत्पाद कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, सीमा शुल्क कर या प्रशुल्क। प्रश्न 9, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। ऑप्शन ए व्यावसायिक बैंक का, ऑप्शन बी विकास बैंक का, ऑप्शन सी निवेश बैंक का, ऑप्शन डी सहकारी बैंक का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत में जीवन बीमा निगम ब्रिटिश काल की देन है। सर्वप्रथम कलकत्ता के एक ब्रिटिश फर्म ने ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन 1871 ईस्वी में स्थापित बम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी पहली ऐसी बीमा कंपनी थी जिसने सामान्य प्रीमियम पर ही भारतीयों के जीवन का बीमा प्रारंभ किया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात 19 जनवरी 1956 को केंद्रीय सरकार ने समस्त भारतीय तथा विदेशी बीमा कंपनियों को अपने अधीन में लेकर 1 सितंबर 1956 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। संसद के एक अधिनियम के तहत सितंबर 1956 में 5 करोड़ रुपए की भारत सरकार की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। यह एक निवेश बैंक है। प्रश्न 10, भारत की राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी अहमदाबाद में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का संकेतक होता है, इसलिए शेयर बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 23 मान्यता प्राप्त शेयर मार्केट है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय यहाँ की आर्थिक एवं व्यावसायिक राजधानी मुंबई में है। मुंबई शेयर बाजार BSE भारत का ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना शेयर मार्केट है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई MJ फेरबानी समिति की सिफारिश पर 26 अप्रैल 1993 को मुंबई के वर्ली में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की स्थापना की गई। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रवर्तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। भारत में शेयरों के कारोबार के विनियमन के लिए 12 अप्रैल 1988 के भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना की गई है। सामान्य विज्ञान। प्रश्न 1, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी जस्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी।
जिन पदार्थों से विद्युत अवशेष सरलता से बिना किसी प्रतिरोध के प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। इनमें से चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। इसके विपरीत जिन पदार्थों से विद्युत अवशेष प्रवाहित नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबर, कागज आदि। प्रश्न 2, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। ऑप्शन ए, निम्न प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक। ऑप्शन बी, निम्न प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। ऑप्शन सी, उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। ऑप्शन डी, उच्च प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न होता है ताकि वोल्टेज बढ़ने पर फ्यूज तार तुरंत गल जाए, जिससे अन्य विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच सके। उच्च प्रतिरोध इसलिए रखा जाता है ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यहाँ उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करके उसे बढ़ने से रोक दे। ऐसा ना होने पर कभी कभी सर्किट के ही जल जाने की संभावना रहती है। प्रश्न 3, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। ऑप्शन ए, खर्च को कम करने के लिए। ऑप्शन बी, क्योंकि उपकरण 4 फेज में काम करते हैं। ऑप्शन सी, सुरक्षा के लिए। ऑप्शन डी, फ्यूज के रूप में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही आवश्यक होता है। विद्युत अत्यधिक प्रवाह के कारण इलेक्ट्रॉनों के पृथ्वी में चले जाने से विद्युत उपकरण सुरक्षित रहते हैं। प्रश्न 4, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन ए, मैग्नीशियम का। ऑप्शन बी, लोहे का। ऑप्शन सी, नाइक्रोम का। ऑप्शन डी, टंगस्टन का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। विद्युत बल्ब द्वारा विद्युत प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसमें कांच गोलक के अंदर की ओर 2 तारों पर टंगस्टन का बारीक तंतु जोड़ दिया जाता है। इसमें विद्युत धारा के प्रवाह से तंतु अत्यधिक गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। टंगस्टन का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न 5, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। ऑप्शन ए, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क। ऑप्शन बी, पेंगोलिन, कच्छप, बाज। ऑप्शन सी, सालमेंडर, अजगर, कंगारू। ऑप्शन डी, मेंढक, केकड़ा, झींगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। सालमेंडर जीव का विकास लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, वहीं कंगारू जीव का विकास लगभग 145 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। जीवों के विकास के संदर्भ में उपयुक्त विकल्पों में विकल्प सी वाला अनुक्रम सालमेंडर, अजगर, कंगारू सही है। प्रश्न 6, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए, उदबिलाव, कच्छप, शार्क। ऑप्शन बी, शार्क, कच्छप, उदबिलाव। ऑप्शन सी, कच्छप, शार्क, उदबिलाव। ऑप्शन डी, शार्क, उदबिलाव, कच्छप। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से सही अनुक्रम है शार्क, कच्छप, उदबिलाव। प्रश्न 7, पांडा भी उसी कुल का है जिसका है। ऑप्शन ए, भालू। ऑप्शन बी, बिल्ली। ऑप्शन सी, कुत्ता। ऑप्शन डी, खरगोश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भालू कुल। पांडा भालू कुल का जीव है। भालू उर्सिडे कुल का है। इसी कुल के अंतर्गत पांडा भी एक प्रजाति है। भालू या रीछ उर्सिडे परिवार का एक स्तनधारी जानवर है। हालांकि इसकी सिर्फ 8 जातियां हैं तथा इनका निवास पूरी दुनिया में बहुत ही विस्तृत है। यह एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों में पाया जाता है। प्रश्न 8, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। ऑप्शन ए, गंध से। ऑप्शन बी, दृष्टि से। ऑप्शन सी, नर्तन से। ऑप्शन डी, स्पर्श से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को नर्तन से पहचान करते हैं। प्रश्न 9,
डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? ऑप्शन ए मत्स्य में, ऑप्शन बी उभयचर में, ऑप्शन सी सरीसृप में, ऑप्शन डी स्तनी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। स्तनधारी शब्द का अर्थ है स्तन ग्रंथियां रखने वाले जंतु, जिसमें उत्पन्न दुग्ध द्वारा इनके शिशु पोषण प्राप्त करते हैं। ये मुख्यतः स्थलीय होते हैं तथा कुछ जलीय एवं वायवीय भी होते हैं। डॉल्फिन मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान जंतु मानी जाती है। यद्यपि यह मछली की तरह दिखती है, परंतु यह एक स्तनधारी जंतु है। प्रश्न 10, निम्न में से कौन एक मीन है? ऑप्शन ए क्रेफिश, ऑप्शन बी केटल फिश, ऑप्शन सी फ्लाइंग फिश, ऑप्शन डी सिल्वर फिश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। फ्लाइंग फिश मीन है, जबकि सिल्वर फिश कीट है।